तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, ज्यादा नहीं मैं इसमें बोलूंगा इसकी थ्योरी ढंग से पढ़ लो, और आज के लेक्चर जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा इसमें सारी थ्योरी इंक्लूडेड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ये पढ़ने के बाद, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग प्लीज एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, 2 पेज के, 1 पेज के, 2 पेज के शॉर्ट नोट में से वो चीज इंक्लूड करना जो आपको लगता है आप भूल जाओगे और जो ज्यादा काम की है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चन में ज्यादा यूज हो रहा है उनको अपने इसमें इंक्लूड कर लेना, और कुछ भी नहीं। इतना काम आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारा कंटेंट है लेकिन मैं फटाफट सारी चीजें कवर करा दूंगा, डोंट वरी। कुछ चीजें जो बेसिक होगी उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे क्लास के बाद, इसलिए ज्यादा लिखने का टेंशन मत करना। बस कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस को देखना। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, पूछने में कभी घबराना मत। आपको लग रहा है ये चीज नहीं समझ में आई, माइक ऑन करो, पूछ लो कि सर वापस समझा दो, तो मैं पूरा वापस क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस का टाइप्स देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जनरली यही पूरा पूरे चैप्टर में यूज होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। n क्रॉस n, n इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आपको कभी कभी ना क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का ये शब्द यूज होगा। ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, हाँ है ना, ये याद रखना। कभी अगर ये वर्ड यूज होता है ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, एक सेकंड। एक मिनट, हाँ बच्चों। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक ट्रायंगुलर एक होता है डायगोनल। ट्रायंगुलर मतलब उसमें भी दो टाइप, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब सारे एलिमेंट अपर ट्रायंगल में होंगे, यहाँ पे एलिमेंट होंगे, कंपलसरी ये वाला जो एलिमेंट है इनको जीरो होना पड़ेगा। ऊपर वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो। ये अपर ट्रायंगल में लोअर वाले एलिमेंट जीरो होंगे और लोअर ट्रायंगल में अपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, कम यूज होता है लेकिन बस नाम ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल के अलावा सारे कंपलसरी जीरो होने चाहिए। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है डायगोनल में जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो कुछ भी आ, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि डायगोनल के अलावा जो बच्चे में 6 एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। डायगोनल का ही एक स्पेशल टाइप होता है स्केलर, जिसमें डायगोनल एलिमेंट अगर तीनों सेम हो जाए, डायगोनल का ही टाइप है। तो नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही सही, और अगर ये तीनों सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता ही है, अगर ये सारे कांस्टेंट, ये जो इक्वल एलिमेंट्स है, अगर ये 1 1 1 हो जाए और बच्चे में सब जीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली आई से डिनोट करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे से करो या पीछे से करो, आंसर हमेशा वो खुद आ जाता है। ये सब वन वन एज अ वन ट्रीट होता है, जिसमें नॉर्मल मैथ्स में वन ट्रीट होता है वैसे ही है। ठीक है, वन जैसा मत करना है, कहा वैसे समझना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये हो जाता है। इक्वालिटी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है तो इक्वल मैट्रिक्स। एडिशन कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके एडिशन कर देते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो इक्वालिटी, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 3 7 को अगर मान लो मुझे ऐड करना है 1 5 4 6 से, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वापस में ऐड हो जाएंगे। 2 1 के साथ ऐड होगा, ये 5 1 के साथ होगा, 3 4 के साथ ऐड हो जाएगा, और 6 7 के साथ ऐड हो जाएगा। सेम वे में सब्सट्रैक्ट भी होगा। मल्टीप्लीकेशन करना है किसी स्केलर से तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे स्केलर के को किसी के से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी रूल देखेंगे। नॉर्मल रूल आपको पता ही होगा, दो मैट्रिक्स जिनको अगर मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर में भी ये n सेम होना चाहिए, p सेम होना चाहिए। सॉरी, अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम हो तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या आ जाएगा? m क्रॉस p। यहां तक सबको क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है क्या यहां तक? बोलो। यस सर। यस सर।
ये फंडामेंटल थ्योरी से फटाफट बस कवर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ए और बी मान लो दो मैट्रिक्स है, अगर उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है तो ये जरूरी नहीं कि इनमें से किसी को नल होना पड़े, हो सकता है इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया होगा कि नल आ जाए। इट इज नॉट नेसेसरी कि ए और बी में से किसी को नल होना पड़े, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको पावर एक्सपांशन करना है, जैसे ए प्लस बी की पावर एन करना है, ए प्लस बी की पावर एन में इसके एक्सपांशन में देखो नॉर्मल तरीका तो क्या होता है, ए प्लस बी को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल ये तरीका होता है प्रॉपरली ब्रैकेट्स के साथ। लेकिन इफ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव मतलब ए बी का प्रोडक्ट अगर बी ए के बराबर आता है, तो इन जनरल ए बी ए के बराबर होता नहीं है। इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं हो कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल आए, ये दोनों इक्वल आ भी सकते नहीं भी आ सकते, ये आपको पता ही है इन जनरल, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी को मल्टीप्लाई ऐसे करो ऐसे करो, हो सकता है अलग अलग आंसर आ जाए। अगर मान लो कभी सेम आ जाए तब आप देन वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, वी कैन यूज बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन आप यूज कर सकते हो, ए प्लस बी की पावर एन में बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन एंड सो ऑन। ये कब एप्लीकेबल है, जब यही कंडीशन हो तो बाइनोमियल तरह एक्सपेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 बार प्रोडक्ट पूछा तो ए बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना। और मान लो ए बी इक्वल टू बी ए अगर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में कम्यूट हमेशा करेगा, जैसे आई ए और ए आई ये दोनों आपस में सेम होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब आगे जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, आई प्लस ए की होल पावर 3। अब देखो आई प्लस ए यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव है, मुझे पता है कि ये दोनों क्या है कम्यूटेटिव, क्योंकि इनमें आई इंटू ए इंटू आई क्या होता है सेम होता है, तो मैं डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई क्यूब मतलब आई, ए क्यूब को ए क्यूब रखेंगे, ए स्क्वायर आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a²। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आप ए स्क्वायर की जगह जहां जहां भी ए स्क्वायर उसकी जगह ए रख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ए क्यूब में क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की जगह वापस ए आ जाएगा, वापस ए स्क्वायर की जगह वापस आ जाएगा, तो ए क्यूब भी ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप देखो ए क्यूब को कैसे तोड़ोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह हम वापस ए लिख सकते हैं, वापस ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, और ये वापस को क्या लिख सकते हैं, मतलब ए क्यूब भी ए के बराबर होगा, ए प्लस 3a, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर की जगह ए लिख देंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आई प्लस 7a। तो इसकी वैल्यू आई प्लस 7 है, 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। तो ये फंडामेंटल एग्जांपल है, बस कैसे यूज किया ये आपको समझना है। एक और देखो हायर पावर वाला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या इन्होंने डेवलप किया, तरीके याद रखना, कि छोटे छोटे तरीके आपको हायर पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो एलिमेंट तो 3/2 -3/2, एक एलिमेंट 5/2 और एक एलिमेंट है -1/2। अगर इनको मैं थोड़ा सेम बना दूं तो शायद काम हो जाए। तो सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब मुझे पता 3/2 5/2 में रिलेशन कैसे होगा, जैसे 1 + 3/2 करूं मैं तो 5/2 हो जाता, तो 5/2 को तोड़ने का तरीका क्या कर दिया मैंने, 1 + 3/2, यहाँ पे 3/2 एज इट इज, यहाँ -3/2 एज इट इज, और -1/2 अगर मुझे करना है तो 1 - 3/2 करूंगा तो -1/2 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मेरे को ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब ये देखो 3/2 3/2 3/2 सब जगह आ रहा है, तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग कर रहा हूँ, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2, या -3/2, और यहाँ पे भी -3/2। इसमें से पूरे में से 3/2 अगर कॉमन ले लूं तो 1 0 0 1, 3/2 पूरे में से कॉमन आ जाए अगर, तो क्या बचेगा 1 1 -1 -1। तो आपका ये जो एम मैट्रिक्स इस तरह से टूट गया। अभी थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में हो गया। अब एम की जो भी हायर पावर पूछी है वो उसके बारे में कंसंट्रेट करते हैं। अब देखो ये है क्या, इसको मैं नाम दे दूंगा आई मैट्रिक्स, और इसको नाम दे दिया मान लो ए मैट्रिक्स। इसको क्या नाम दे दिया ए पूरे को, और इसको नाम दे दिया आई। तो मेरा जो एम है उसको मैंने कैसे तोड़ दिया, आई प्लस ए में। ए कोई नया मैट्रिक्स है ये वाला,
अब इसकी पावर 2022 पूछिए, तो i प्लस a की पावर 2022। अब जहां जब भी आई है तो आई से दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब जब मैं इसको एक्सपांशन करूंगा तो हायर पावर में देख लूंगा कि हायर पावर में क्या पैटर्न आ रहा है, क्योंकि ए के हायर पावर देखने तो ए मेरे पास क्या है 3/2 1 1 -1 -1। अब मैं ए स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, फिर ए क्यूब निकाल के देखूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा पैटर्न जरूर दिख जाएगा, जो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या थी जो आपको ऑब्जर्व करनी है, कि यहाँ पे मैंने गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में तोड़ा और फिर ब्रेक किया अलग अलग। तो ये बहुत से क्वेश्चन में ये स्टेप, ये मेथड आपको काम आ जाएगा, तो ध्यान रखना इस स्टेप का। देखो हायर पावर वाले क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या, आप पावर निकालते जो, जैसे यहाँ पे m है तो m से m स्क्वायर निकालो, m क्यूब निकालो, फिर देखो कुछ पैटर्न आ रहा है, अगर पैटर्न दिख जाएगा तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हायर पावर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसके 2 मेथड होते हैं। एक और मेथड होगा तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एक मेथड तो क्या, आप जैसे a निकालो, a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो, जिसकी भी हायर पावर पूछी है, एंड ट्राई टू फाइंड पैटर्न, क्या पैटर्न आ रहा है, जनरली पैटर्न दिख जाता है। और दूसरा मेथड क्या है, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ब्रेक द गिवन मैट्रिक्स, जैसे अपने अभी हमने जो क्वेश्चन में किया, गिवन मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, दो कंडीशन की, इन दो कंडीशन को अप्लाई करके इसको ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने ए अलग किया, उस ए का अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो उससे देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे की सारी हायर पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ टफ नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टी। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी खासकर बहुत ज्यादा यूज होती है। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है, ये रोज, सारी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना, इंटरचेंजिंग रोज इन द कॉलम को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे वापस वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। ट्रांसपोज एडिशन में अलग अलग हो जाता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर सकते हो। कोई कांस्टेंट की है तो कांस्टेंट के को आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। प्रोडक्ट में उल्टा रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, ए बी का होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये ट्रांसपोज और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रोडक्ट में जैसे अगर 3 भी आए तो भी रिवर्स कर देना है, ए बी सी अगर है तो सी बी ए हो जाएगा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज, और पावर भी अलग अलग कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सी बात सिंप्लीफिकेशन में ये काम आ जाती है कि ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज, आप चाहो तो ए ट्रांसपोज की पावर एन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ए क्यूब का होल ट्रांसपोज है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ए ट्रांसपोज का होल क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज जल्दी पूछ लो, एनीवन, कुछ चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, समझना हो, बोलो। क्या क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो, और कुछ डाउट हो तो वापिस पूछ लो। हेलो सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सारी थ्योरी कवर हो जाएगी, बच्चों को घबराना मत। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पे पूछा गया था, देखो 2012 में आया था। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, उसमें गिवन डेटा को देखो और क्या पूछा गया वो सोचना पड़ता है। जैसे पी एक 3x3 मैट्रिक्स है, बोला गया पी ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई, और पूछा गया एक्स कोई मैट्रिक्स होगा 3x1, तो px की वैल्यू पूछी गई। ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या पूछा गया है, उसी डायरेक्शन में मुझे काम करना है। तो मुझे p इंटू एक्स निकालना, तो सबसे पहले p पता करना है। p इंटू एक्स निकालना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, p। तो यहाँ पे p ट्रांसपोज दिया है, तो p पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ताकि p में एक रिलेशन आ जाए। तो दोनों तरफ अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ये आ जाएगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज p हो जाता है, मुझे पता ही है, और ट्रांसपोज यहाँ पे अलग अलग एडिशन में अलग अलग हो जाता ही है। तो 2p का होल ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो जगह p ट्रांसपोज और आइडेंटिटी ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे p में रिलेशन चाहिए, तो p ट्रांसपोज की जगह वापस ये पुटअप कर देंगे। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन 1 एंड 2, इन 1 एंड 2 से p ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो p ट्रांसपोज है उसकी जगह ये जो p ट्रांसपोज है
इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो मेरे पास पी में रिलेशन क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ट्रांसपोज मतलब 2p प्लस आई प्लस आई। तो यहां से देख लेते क्या चीजें आ रही है। पी इक्वल टू 4p प्लस 2i प्लस आई। तो कितना आ रहा है ये, ठीक है, इसको उधर भेज दोगे। पी इक्वल टू माइनस आई, पी सर आर 2p ट्रांसपोज रह गया क्या हो गया, सर, ब्रैकेट में 2p ट्रांसपोज प्लस आई। हाँ तो आई लिखा है ना यहाँ पे। सर p इक्वल्स टू 2p ट्रांसपोज होगा। नहीं ना, तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू पुटअप करी ना मैंने, ये वैल्यू इसकी जगह रखी, देखो समझ पा रहे हो। जो पी ट्रांसपोज था ना, इसकी जगह रख दिया मैंने 2p प्लस आई, ओके अंदर सर, मल्टीप्लाई किया ना, तो हो जाएगा 4p प्लस 2i, हाँ है ना। ओके सर। हाँ, अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स। क्लियर है, बोलो। ओके सर। यस सर। ओके, तो देख आप देख पा रहे हो कि चीजें जो है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बोला था उसको उतारा और जो पूछा गया था उस पर मैंने कंसंट्रेट किया, अपने आप डायरेक्शन मिलती गई। दिखने में वो टफ दिख रहा था क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, गिवन डेटा ये था, पूछा पी एक्स क्या है, सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा, तो पी निकालने के लिए ट्रांसपोज ले लिया, पी ट्रांसपोज को हटा दिया और पी अपने आप आ गया, फिर दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, अपने आप आंसर डेवलप हो गया। तो कभी भी ना क्वेश्चन को देख के घबराना मत, हमेशा कोशिश करा करो अटेम्प्ट करने की, कि डायरेक्ट। और कैसे ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा उसको पहले ध्यान से देखो, और क्या पूछा गया उसको ध्यान से देखो। ये दो चीजें आपको बहुत काम आएगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कभी कभी नाम से काम आ जाते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री, नीलपोटेंट और सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। देखो पहले शॉर्ट में बताता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था। सिमेट्रिक का अगर आपको ध्यान हो, किसी भी मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, ध्यान, ये सारे किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। स्पेशल टाइप है, मतलब कुछ स्पेशल इनमें एक प्रॉपर्टी है। तो अगर सिमेट्रिक का बोलेंगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स वापस खुद आ जाए, तो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, एनीवन। सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। वेरी गुड, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाए, तो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये होता था। सिमेट्रिक दिखने में कैसा होता था, आपको ध्यान होगा, डायगोनल एलिमेंट मानो कुछ भी हो, ये पी है तो ये भी पी, ये क्यू तो ये भी क्यू, ये आर तो ये भी आर, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में दिखने में क्या होता था, डायगोनल जीरो, ये पी तो ये माइनस पी, यहाँ पे माइनस आर तो ये प्लस आर, ये माइनस एस तो ये प्लस एस, हाँ है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। ऑर्थोगोनल, Yes, ऑर्थोगोनल मतलब होता था कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मतलब किसी ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वो खुद वापस आ जाए, तो उसको ये बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इनवॉलेंट्री। नील पोटेंट मतलब मानो कोई पावर, पर्टिकुलर पावर m में आंसर अगर जीरो आ रहा हो, एक ही कोई पर्टिकुलर पावर m में मान लो नल मैट्रिक्स बनना हो, और उसकी जस्ट पहले वाली पावर में नॉन जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को नील पोटेंट बोलते हैं ऑफ ऑर्डर m। सिंगुलर मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्लियर है, बोलो, है ना। Yes, सिमेट्रिक, sir. आपको मैंने बताया कि ये वाला जो एलिमेंट है अल्टरनेट वाले, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और ट्रांसपोज लेने पे वो खुद वापस आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स आ जाए, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑर्डर का ऑर्डर ऑड है, 3x3, 5x5, अगर ऐसे ऑर्डर का है, अगर ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का ऑड है, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। जैसे अगर 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा।
कोई भी मैट्रिक्स को आप इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में हमेशा तोड़ सकते हो, चाहे वो मैट्रिक्स कैसा भी हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ब्रेकन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 7 9 8 कुछ मैंने ले लिया। अब जैसे ये नॉर्मल कोई मैट्रिक्स है, आप चाहो तो माइनस साइन भी लगा दोगे। इसको मैं दो में तोड़ सकता हूँ, इसको दो के सम में हम तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमेशा सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या करोगे, a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे करके देख लो, देखना तो ये मान लो a है 5 माइनस 7 9 8, इसका ट्रांसपोज लोगे अगर आप तो आ जाएगा 5 माइनस 7 9 8। इनका एडिशन अगर करेंगे और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एडिशन करोगे तो 5 प्लस 5 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा। माइनस 7 प्लस 9 प्लस का 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, ये वापिस 2 डिवाइड बाई ये 1, 8 और 8 16, 16 डिवाइड बाई ये 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 8 1 1। क्लियरली ये सिमेट्रिक है। सब्सट्रैक्ट करके सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे डायगोनल तो अपने आप 0 हो जाएंगे, और सब्सट्रैक्ट करूंगा अगर तो माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16 बाई 2 माइनस 8, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, है ना, 9 प्लस 9 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का एडिशन ध्यान से देखो, इन दोनों का एडिशन वापस ये आएगा, और एक सिमेट्रिक है दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगली अगली वेराइटी क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ए और बी के बारे में पूछ दिएंगे और पूछेंगे ये सब क्या है, तो एक ही क्वेश्चन में समझ जाओ। इसका करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। सबसे पहले गिवन डेटा उतारो प्रॉपर। गिवन में क्या है, ए एंड बी आर 3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए आपको दिया हुआ है सिमेट्रिक और बी दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है इसका मतलब आप बोल सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी होगा। हमेशा पहले गिवन डेटा उतार लो, इन दो का यूज करना है। अब जिसके बारे में पूछा उसको एक नया मैट्रिक्स मान लो। अब ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं हम पहले। जिसके बारे में पूछा गया है उसको कुछ मान लो सी इक्वल टू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक, ये चेक करना है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमेशा तरीका क्या है, ट्रांसपोज ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अलग अलग करोगे, पावर और ये अलग अलग हो जाती है, प्रॉपर्टी अभी बताई थी। अब गिवन डेटा को यूज करो। गिवन डेटा में क्या था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये बताया था ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, तो जाएगा ए की पावर 4, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, तो आएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहां से मुझे क्या दिखा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बेसिकली क्या, सी है, मतलब सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक आया ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है ना। ऐसे तरह से बच्चे ऑप्शन चेक करोगे, यहाँ पे एक ही में काम हो गया, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ए में काम नहीं तो फिर अगला कैसे करते, उसको कुछ ना कुछ सी मान लेते, वापस उसका ट्रांसपोज लेते और चेक करते। तो मान लो एक बार ऑप्शन नंबर, एक मिनट इसमें क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक करना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा था जब भी क्वेश्चन, सॉरी अरे यार इरेज हो गया, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है ना, इसमें तो गलत कौन सा, तो ये तो सही आगे करेक्ट था, आया ना। ऑप्शन बी देख लो। ऑप्शन बी को चेक करने के लिए मैं इस गिवन मैट्रिक्स को वापस सी मान रहा हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। आपको पूछे इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा होता है, ये तो मेरा करेक्ट है, अभी हमने चेक करा। ऑप्शन बी चेक करो, तो सी ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सब्सट्रैक्शन में अलग अलग कर दोगे, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब जो गिवन डेटा उसका यूज कर लेना। गिवन डेटा में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट है।
अब जहां जहां भी बी ट्रांसपोज था उसकी जगह माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, और बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस बी ए प्लस का ए बी। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी है, और ए बी माइनस बी है तो ये सी था, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आया, मतलब सिमेट्रिक ही होगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट है ना। आपको ढूंढना था इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी शायद इनकरेक्ट होगा, तो वो आपका आंसर है। क्लियर है, बोलो समझ में आया। देखो ऑप्शन सी में भी उसको एम मान लिया, एम ट्रांसपोज लिया, तो माइनस एम के बराबर आ रहा है, वो माइनस एम के सॉरी माइनस एम के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोगोनल अभी बताया, ए ट्रांसपोज अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है कि ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनल है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 या तो -1 होगी। और ऑर्थोगोनल को पहचानने का भी देखो एक तरीका है, जैसे यहाँ पे ये सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे करके देखोगे तो इसको जब इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, रो या कॉलम के, इनका मैग्नीट्यूड सबका 1 है। मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये आपका 1 आ रहा है। इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इसको भी स्क्वायर करो ऐड करोगे तो ये भी कितना आ रहा है, 1। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखनी है कि उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 या तो -1। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ओके, जैसे यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन आया था, बोले एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है। तो अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो आप क्या बोल सकते हो, ए मैट्रिक्स कैसा होगा, ए कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है ना, बोलो। Yes, sir. अगर ऑर्थोगोनल है तब एक प्रॉपर्टी बताइए कि कोई भी रो या कॉलम का वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 है ना। क्लियर है, तो डायरेक्ट आ जाएगा कम मेहनत में। अदरवाइज नॉर्मल भी निकाल सकते थे आप, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर करते, कंपेयर करते, पी आ जाता। क्लियर है, नॉर्मल भी कैसे निकालते, ए इंटू आई ट्रांसपोज को आई से इक्वेट करते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके, तो भी पी निकल जाता। ठीक है, दोनों तरीके से ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ट्राई करना, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट अभी बता दिया, आइडेंटिटी मतलब ए स्क्वायर करने पे ए आ जाए, इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर करने पे आई आ जाए। एक मैंने वहां पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया था आपका, आइडम पोटे मतलब ए स्क्वायर करने पे हाँ ए आ जाए, सही। इनवॉलेंट्री ये नील पोटेंट ये, ठीक है, ये कर लेना ट्राई कर पे। सिंगुलर नॉन सिंगुलर बता दिया। माइनर को फैक्टर आपको पता ही है, माइनर कैसे निकालते, को फैक्टर कैसे निकालते, जैसे 2 3 7 4 8 9 1 5 2 कुछ भी ले लो, 6 रैंडम को एक मैट्रिक्स ले लिया मान लो। अब मुझे पूछा है कि कोई भी माइनर निकालो, कोई भी रैंडम पूछा, मान लो M13 निकालना है। 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा दो, फर्स्ट रो 12 आएगा सर। नहीं माइनर का मैट्रिक्स पूछा, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं पूछी। ये इसको छिपा दोगे तो ये जो 4 एलिमेंट है ये इसका माइनर हो गया, हाँ है ना। क्लियर है, हाँ इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, और कोफैक्टर कैसे निकालोगे, इसी का साइन अगर रखते हैं अपन, जैसे कोफैक्टर क्या होता है, CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। अगर ये I प्लस जे का सम ऑड है तो कोफैक्टर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, इफ I प्लस जे इज ऑड। वेरी गुड। और I प्लस जे अगर इवन है तो दोनों बराबर हो,
आई प्लस जे अगर इवन है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, खैर आपको ये सब वैल्यू निकालने में काम आते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपके जो सिलेबस है जनरली आगे जब आप इंजीनियरिंग में देखते हो इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में भी देखते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें आप ऐसे डिटरमिनेंट लगा दोगे तो ये इसका माइनर हो जाएगा। ऐसे दूसरे माइनर भी निकाल सकते हो। को फैक्टर भी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आई प्लस जे इनका सम कितना है, इवन है। इवन है तो सी आई जे एम आई जे के बराबर होगा। जैसे मान लो पूछा तो 2 3 तो -2 3 के बराबर होगा। अगर सम ऑड है तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। ये होता है माइनर, ये होता है को फैक्टर। ठीक है, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी, अगर मान लो एलिमेंट्स को उनके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी रो के एलिमेंट, जैसे मान लो A21 A22 A23, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे, तो ये हमेशा आपको उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। और मान लो कोई और रो के माइनर्स को, एलिमेंट्स को किसी और एनी अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी छोटी सी प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में गिवन थी, ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज और होती थी प्रॉपर्टी, चलो आगे बताऊंगा वो। रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड डिटरमिनेंट, पहले ये देख लेते हैं। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में उनका होल डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट को आप अलग अलग कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगेन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी, कांस्टेंट है के, इस कांस्टेंट को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, क्या करना है, इस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर अगर निकालना है तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। के की पावर n बन के बाहर आएगा, जहां पे n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ दिस दैट मैट्रिक्स। जैसे मान लो लेट ए बी एनी 3x3 मैट्रिक्स और 5 डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो इस 5 को अगर आपको बाहर निकालना है तो कैसे बाहर आएगा बताओ, ये 5 की पावर 3 बन के, क्लियर है, 5 की पावर n बन के। आगे बात समझ में, बोलो, क्लियर है ना। यस सर। ओके, हाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। एनीवन, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, एनीवन? पक्का क्लियर हो रहा है? थोड़ा हम ऐसे ही चलेंगे, मतलब बेसिकली मेरे को टारगेट ये करना कि पूरी थ्योरी में आपको रिवाइज करा पाऊँ, जितना हो सकता उतना ही। लास्ट वाला सी पार्ट फिर से बताना एक बार। हाँ, सी पार्ट में क्या बोला कि कांस्टेंट जब भी रहता है ना मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है आपका ए, सुनना ध्यान से, कोई मैट्रिक्स है ए, इसको मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट के से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसका मान लो होल डिटर्मिनेंट है, अब इस के को कभी कभी मुझे बाहर निकालना, मतलब डिटर्मिनेंट ए को अलग करना है, तो के कैसे, अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता था, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो सारी की सारी रो मल्टीप्लाई हो जाएगी के में। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर रो ही मल्टीप्लाई होती है। तो डिटरमिनेंट से जब आप कॉमन निकालोगे तो तीनों रो से कॉमन आएगा, अगर 3 है तो, और अगर n रो है तो n रो से कॉमन आएगा, तो कभी भी के अगर बाहर निकालना तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, और मान लो पूछा गया कि 5a डिटर्मिनेंट, इसको अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मुझे अलग करना है और इस 5 को बाहर निकालना, तो 5 की पावर 2 बन के बाहर आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगेन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या, डिटर्मिनेंट के केस में पावर को भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए क्यूब का आपको डिटर्मिनेंट पूछा है, क्या पूछा गया, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, तो आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के होल क्यूब कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत बार काम आएगी, तो इसका भी ध्यान रखना। मतलब पावर, जैसे ट्रांसपोज में बताया था पावर अलग अलग हो सकती है, ट्रांसपोज और पावर, वैसे डिटर्मिनेंट में पावर को आप अलग कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन करवाया, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, बोला ए और बी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए की पावर 2006 मान लो नल मैट्रिक्स है, और एक और गिवन डेटा क्या है कि ए बी जो है, ए इंटू बी वो ए प्लस बी के बराबर है। पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा।
और एक रिलेशन और क्या गिवन है, a की पावर 2006 जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है, तो b का आपको डिटरमिनेंट निकालना, तो उसी पे कंसंट्रेट करोगे कि b का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो b का डिटरमिनेंट निकालना, तो वापस वही चीज देखो, जो निकालना उस पे कंसंट्रेट करो। तो b को अलग करना पड़ेगा, तो b को अलग कैसे करें, b को सेपरेट कैसे करें, अलग नहीं रख लो। जैसे यहाँ से b कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे, ए बी माइनस ए आ जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है। यहां से चाहो तो ए कॉमन ले लेना, तो दो बन जाएंगे बी माइनस आई। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, ये आ गए। अब ध्यान से बताओ इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बता सकते हो कि कितना होगा, अच्छा ए की पावर 2006 अगर नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो इधर भी तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकते हो, है ना, बोलो। अगर ये जीरो है, ये तो कोई कांस्टेंट होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कितना होगा, जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, तो ये भी कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया। यस सर। Yes, इन sir. प्रॉपर्टी का बस यूज बताया कि कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज करें आगे, और जब मैं एडजॉइंग के क्वेश्चन करूंगा तो और ज्यादा अच्छा यूज होगा, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑब्जर्व करो। ए दिया हुआ पूछा, इसका डिटरमिनेंट बताओ। तो जिसका डिटरमिनेंट पूछा गया, क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, ए की पावर 2014 कॉमन आ रहा है। Yes, sir. अच्छा ए की पावर 2014 कॉमन लोगे तो यहाँ पे वन मत लिख देना, मैट्रिक्स है तो क्या लिखोगे, आई लिखना है ना। वो सी गलती में बच्चे वन लिख देते हैं। मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, यहाँ पे आई बचेगा। अब दो चीजें प्रोडक्ट में आ गई, इनको अलग अलग कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, और ये पावर बाहर निकाल सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई हो गया कि मुझे बस इन दोनों डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ही करना है, और ये निकालना मेरे लिए आसान है। देखो ध्यान से, ए ऑलरेडी दिया हुआ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, हाँ है ना। तो ये तो हो गया काम इसका, -1 की पावर 2014। अगला देखो, अगला इसका डिटरमिनेंट पूछा गया, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। सबसे पहले ए स्क्वायर पता करते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, है ना, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 16 a1 a2 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 16 माइनस 3 13, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 प्लस 3 माइनस का 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 1 माइनस का 2, ए स्क्वायर आ गया। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2a, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 -2 6 और 2, और प्लस माइनस का आई 1001, इन सबको ऐड सब्सट्रैक्ट कर देना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका फिर आप क्या निकाल लेना, डिटरमिनेंट, हाँ है ना। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर उसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो दोनों की वैल्यू पुटअप करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है, Yes, समझ आया। sir. देखो जेई 2016 में आया था, लेकिन टफ नहीं था, सिंपल, आपको कॉमन कॉमन लिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करी और आंसर निकाल दिया। इसके बाद कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, वो भी फटाफट देख लो। सारी रोज और सारे कॉलम्स को मतलब आपस में इंटरचेंज करने कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए का डिटरमिनेंट हो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये भी आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए हो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी, if any two row or the column of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes। मतलब कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर दे, मान लो R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से,
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू साइन के साथ चेंज होगी, मतलब मान लो पहले डिटरमिनेंट मान लो 5 आ रहा था, ये करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्लियर है, मतलब वैल्यू साइन के साथ चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के अगर एलिमेंट्स सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 2 1 3 5 6 9 2 1 3, तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो रो 1 और रो 3 सेम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देना, चाहे आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल में भी वही होगा, जैसे 1 2 3 है, 7 6 12 है, मान लो कुछ भी रैंडम। अब ऊपर वाले को मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 8 12। तो इन दो का आप रेशियो देखोगे तो रेशियो सेम आएगा, 1/4 1/4 1/4। इन दोनों का रेशियो सेम है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0। तो प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। डिटरमिनेंट केस में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे सारे मल्टीप्लाई नहीं, कोई भी रो, एक रो या कोई भी एक कॉलम ही होता है। मैट्रिक्स में सब मल्टीप्लाई होते हैं, इसमें कोई भी एक रो या कॉमन होता है। तो कॉमन लेते टाइम भी हमको ध्यान रखना है, अगर कॉमन लेना है तो एक रो या एक कॉलम से एक एक करके कॉमन आता है, ठीक है। एडिशन में अगर है एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये दोनों सेम रहेंगे, ये क्या रहेंगे, सेम। ऊपर वाली रो को 2 के सम में ब्रेक कर देंगे, A1 B1 C1 को अलग, XYZ को अलग, ठीक है। ये ब्रेकिंग वाली चलेगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, सर कांस्टेंट का पता कैसे चलेगा, एक डिटरमिनेंट में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कौन सी रो के साथ, कौन से कॉलम के साथ। किसी के साथ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये तक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है तो आप सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही होगा, और कॉमन निकालोगे तो एक रो या एक कॉलम में से कॉमन आएगा, ये कहने का मतलब। मल्टीप्लाई आप करना है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर से कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको किससे करना है, कैसे नहीं, ठीक है। बस सिंपल प्रॉपर्टी, बस ये एक्चुअली इतना यूज नहीं होगी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई सब नहीं होंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम ही होगा, फिर आप चाहे किसी से भी करो, ठीक है। ओके सर। ओके, समेशन समेशन जैसे मान लो है कोई भी एक पर्टिकुलर, आपको क्वेश्चन में जनरली 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट देंगे और एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में फंक्शन ऑफ आर होगा। तो समेशन अगर डिटरमिनेंट में बांटना है तो कोई भी एक रो में बढ़ जाएगा, जैसे समेशन है तो समेशन इन तीनों में बढ़ गया, बचे हुए सब सेम है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और ये आपने देखी भी होगी, कोई भी रो में अगर हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ, के इज सम स्केलर, ये अप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे रो में अप्लाई करो या कॉलम में अप्लाई करो। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ, ये रो या ये कॉलम प्रॉपर्टी अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के तौर पे R1 को चेंज कर दिया, मान लो R1 माइनस 2R2, कभी कभी डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में हम ये प्रॉपर्टी यूज करते थे। R3 को चेंज कर दिया R3 प्लस 3 या R2, कुछ भी मर्जी है। अगर इस तरह के ऑपरेशन लगाने पे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, वैल्यू रिमेन्स सेम। ये वाली प्रॉपर्टी जनरली हम कब अप्लाई करते हैं, जब थोड़ा बहुत मान लो डेटा में वैल्यू जो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू हायर वैल्यू, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में ये वाला रो या कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, याद रख सको तो रख लेना, तो कोई बात नहीं, ये 7th प्रॉपर्टी छोड़ दो, काम की नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये कभी कभी एक आध बार तो पूछा गया है बहुत पहले, कि किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 3x3 का है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कभी पूछे, तो बहुत शॉर्ट मतलब तरीका है। क्या बोला गया है कि अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये ध्यान रखना आपको। मैक्सिमम में तब आएगा जब डायगोनल के एलिमेंट मिनिमम हो। डायगोनल में आपको क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू, और नॉन डायगोनल में मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। अगर आप ये काम कर दोगे तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो सबसे मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जैसे इसकी अगर मान लो मुझे कोई डिटरमिनेंट बनाना है यूजिंग द एलिमेंट 1 2 एंड 3, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं डायगोनल में मिनिमम रखूंगा और नॉन डायगोनल में मैक्सिमम रखूंगा, तो उससे मैक्सिमम आ जाएगा। और मिनिमम का जो मैक्सिमम वैल्यू उसी का साइन नेगेटिव कर दोगे तो मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी उस डिटरमिनेंट की, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है उसी के आगे माइनस साइन लगा देना, उसी के आगे क्या लगा देना, माइनस साइन। जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से,
ये 3x3 के लिए है ना, तो सबसे पहले मैक्सिमम निकाल लो। तो मुझे बताओ इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू में डायगोनल में क्या रखें, कौन सा एलिमेंट रखें? आपको इन तीन का ही यूज करना है। तो डायगोनल में क्या रखें ताकि आंसर सबसे बड़ा है? बोलो। पढ़ो ध्यान से, ये पढ़ लो एक बार, और डाउट हो तो पूछो, नहीं तो जवाब दो। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सर आ गया। तो फिर जवाब दो। अगर इसकी मुझे मैक्सिमम निकालनी तो डायगोनल में क्या वैल्यू रखो बताओ? 1 2 3 में से कौन सी वैल्यू रखे डायगोनल में? सबसे मिनिमम क्या है 1 2 3 में? 1। 1. 1। तो जो सबसे छोटी वैल्यू वो डायगोनल में रख दो, और नॉन डायगोनल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5। 5। बस इतना सा बताना था आपको। तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा, और जो मिनिमम निकालना है इसी का आंसर का क्या कर देना, नेगेटिव। मिनिमम कब आएगा? जब इसी के आगे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, अब जब निकालोगे तो ये 176 आएगा और मिनिमम -176 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। प्रोडक्ट, कभी कभी मान लो प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर पूछा गया तो नॉर्मल तरीका था क्या, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करना था, इसकी वैल्यू अलग निकालो इसकी वैल्यू अलग निकालो, मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहते हैं, वेरिएबल के टर्म्स में प्रोडक्ट ऑलरेडी किया होता है, उसको ब्रेक करने का पूछा रहता है। मतलब आपको उल्टा प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखना। तो मान लो वेरिएबल के टर्म्स में दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको आपको ब्रेक करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिखना हो। ऐसे तो क्वेश्चन कम ही आते हैं इसमें, लेकिन कभी आ जाए तो ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जैसे रो मैट्रिक्स में करते हैं, इस रो को इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। पहले ये कर दिया, फिर वापिस इस रो को सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे सारे एलिमेंट लिख देना। अब इस कभी कभी मान लो आपको ये दिया हो तो इससे आपको दो में ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, आप चाहो, अच्छा इसमें डिटरमिनेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, रो को रो से भी कर सकते हो, कॉलम के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रो को कॉलम के साथ किया। अगर आप रो को रो के साथ करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, दोनों फर्स्ट रो को उसके फर्स्ट रो से किया, इसकी सेकंड रो को मतलब ऐसे एक एक करके किया। पहले उसकी फर्स्ट रो को रो 1 रो 2 रो 3 से कर दिया, तो पहली रो आके, फिर सेकंड रो को तीनों रो से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को तीनों रो से मल्टीप्लाई किया। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑलरेडी बता दिया मैंने। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी मान लो कोई मैट्रिक्स से ए, उसके एलिमेंट है मान लो ऐसे A11 A12 A21 A22। इसकी वैल्यू मान लो आ रही है फॉर एग्जांपल कुछ आ रही कांस्टेंट की, इसका ऑर्डर कितना है 2x2। अब मान लो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दूं मैं। इसका क्या माना है मैंने, मान लो कोफैक्टर मैट्रिक्स C11, एक काम करते 3x3 ले लेते हैं, या फिर जनरल लेते हैं A×n। ठीक है, ये मान लो कोई n×n मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो आ रही फॉर एग्जांपल अभी के लिए k, क्या आ रही है, इसका डिटरमिनेंट ओपन किया तो मान लो k आ रहा है। अब मैंने एक और डिटरमिनेंट बनाया इसके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट। इसके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट मतलब जो जो एलिमेंट थे उनके कोफैक्टर यहाँ पे लिखिए। कोफैक्टर का बनाया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ पे आंसर आया था उसी की पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है, उसी की पावर क्या आ जाएगी n-, मतलब मान लो नॉर्मल डिटरमिनेंट की वैल्यू n है, k है, तो कोफैक्टर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर n-, n इज द ऑर्डर। 3x3 हुआ तो अगर इसका आंसर k तो उसका आंसर k² आ जाएगा। 2x2 हुआ इसका आंसर k तो उसका आंसर वापिस 2 - 1 k आ जाएगा। 2x2 में तो दोनों सेम आएंगे। 3x3 में अगर इसका आंसर k है तो उसका आंसर k²। 4x4 में अगर ये k है तो उसका आंसर k³। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, बिना इस प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, एक डिटरमिनेंट दिया इसकी वैल्यू 3 गिवन है, और पास में एक और डिटरमिनेंट दिया, इसका पूछा इसका आंसर कितना होगा।
तो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो एक्स क्यूब माइनस वन क्या है, इसका कोफैक्टर निकालो, C11 अगर निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन आया ना। फिर आपने निकाला, मान लो C कोई भी निकाल लो, एक 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का C31 निकालोगे, वो भी कितना आएगा, x माइनस एक्स की पावर 4, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सब क्या है, कोफैक्टर ही है इसके, आया ना। तो कोफैक्टर sir. का आंसर क्या आता है, जो भी आंसर यहाँ पे आया उसका पावर n माइनस वन, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9। क्लियर है। तो कोफैक्टर में पावर जो भी ओरिजिनल वैल्यू उसका पावर n माइनस वन कर दो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे, एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सुनना अच्छे से, एडजॉइन का मतलब क्या था पहले वो समझ लो। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका एडजॉइन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब जो भी एलिमेंट है उसकी जगह उसके कोफैक्टर की वैल्यू लिख दो, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो मुझे एडजॉइन मैट्रिक्स मिल जाता है, पहली चीज। तो एडजॉइन मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइन मैट्रिक्स मिल जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक तो सबसे फंडामेंटल कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए, दोनों से आंसर सेम आता है। और ये भी बहुत स्पेशल आता है, क्या आता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए दिया हुआ है, मान लो 2 1 3 -7 4 2 0 1 5, मान लो रैंडम कुछ ले लिया। मान लो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ रही 3 या 5 मान लो। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इसको अगर इसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 5 इंटू ये, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आ रही बात समझ में। मेन जो है इसकी प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अच्छे से समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी से यूज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कितना टाइम बाकी, 2 मिनट ही बाकी ना, चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तक अपन ने कितना कवर किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी कवर कर ली। देखो मैं इस इंडेक्स एक बार दिखा दूँ। तो आज के लेक्चर में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ट्रांसपोज उसकी प्रॉपर्टी, स्पेशल मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर रिलेशन इसकी प्रॉपर्टी, मैक्सिमम मिनिमम, प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन आप छोड़ दो अभी के लिए, एडवांस में पढ़ेंगे, और सम स्पेशल मैट्रिक्स, ये कवर कर लिया हमने, ठीक है। अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम ये बच्चे हुआ टॉपिक कवर करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटी इसमें से आएगा, एक क्या हो सकता है दोनों क्वेश्चन इसी में से आ जाए। ये थोड़ा फंडामेंटल था इसका बेस बनाने के लिए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे, जो अगला पार्ट है। इसको हम अगला जो लेक्चर होगा, जैसे कल तो मैं शायद लीव पे हूँ, तो कल आपकी क्लास हो सकता है फिजिक्स वाली मैम ले, थोड़ा सिलेबस हमको खींचना है, तो मंडे को हम ये बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। आपका असाइनमेंट, शॉर्ट नोट सारा अपलोडेड है, और मैंने आज कुछ भेजा भी था आपको, प्री रीडिंग नोट्स और क्वेश्चन, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है, Yes. बोलो। Yes, ठीक है, sir. चलो आज टाइम भी हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।